वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीपीएससी की टेस्ट सीरीज चल रही है। नेक्स्ट टेस्ट लगाते हैं, यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 157। फोकस करेंगे इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। आज डेट हो गई है 23 जुलाई 2020। सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा, नियुक्त वेतन आयोग के द्वारा, विधि आयोग के द्वारा, संसद द्वारा या फिर मंत्री परिषद के द्वारा। क्या है इसका आंसर? सुप्रीम कोर्ट के जजेस का वेतन कौन तय करता है? पार्लियामेंट, संसद। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 125(1) के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण जो है संसद द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। भारत के सुप्रीम कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, बताइए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? कार्यवाहक न्यायाधीश अलग बात है, तदर्थ न्यायाधीश अलग बात है। ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे भारत के राष्ट्रपति। कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति करेगा। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा, वो अगला सवाल बताएगा। तो देखिए, अनुच्छेद 126 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में यानी सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऐसा तब किया जाता है जब मुख्य न्यायाधीश का पद जो है वो रिक्त हो अथवा वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति बताइए कब की जाती है? कार्यवाहक न्यायाधीश का कार्य आपको पता चल गया कि जब चीफ जस्टिस जो है वो अनुपस्थित होगा या अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ होगा, तब की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। यह है तदर्थ न्यायाधीश। तो इसकी नियुक्ति कौन करेगा? तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब, कब होती है पूछ रहा है। देखिए, कतिपय न्यायाधीश दीर्घकालीन अवकाश पर जाते हैं, स्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपलब्ध नहीं होता, या न्यायालय के समक्ष लंबित वादों में असाधारण वृद्धि होती है, या फिर न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का जो कोरम है, गणपूर्ति, वो पूरी नहीं होती। तो जब कोरम पूरी नहीं होती ना न्यायालय में, तब की जाती है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। और इस बार ये जो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, ये चीफ जस्टिस करता है, भारत का सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति नहीं करता, राष्ट्रपति करता है कार्यवाहक की। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 127(1) के अनुसार किसी समय सर्वोच्च न्यायालय के सत्र का आयोजित करने या चालू करने के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीशों की गणपूर्ति प्राप्त न हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट के न्यायाधीशों से मतलब राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। वह ऐसा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति एवं उस संबंधित राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद करता है। अलग से प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है, और वह ऐसा करने में किस किस की राय लेते हैं? तो उस स्टेट के हाई कोर्ट के जो जज होगा, जो उस स्टेट का हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा, उसकी राय ली जाएगी, और इन सबसे पहले ली जाएगी भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए कि इनमें से कौन सा कथन एक सही है। सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल अधिकार रखता है। सर्वोच्च न्यायालय मूल एवं अपीलीय अधिकार रखता है, केवल परामर्श से संबंधित तथा अपीलीय अधिकार रखता है, और मूल, अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है सुप्रीम कोर्ट। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास मूल अधिकार भी है, अपीलीय अधिकार भी है, और परामर्श संबंधी अधिकार भी है। परामर्श देता है ना आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति को, लेकिन ऐसा किसी परामर्श मांगने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। यदि राष्ट्रपति कोई परामर्श मांगे सुप्रीम कोर्ट से, तो वो भी देने के लिए बाध्य नहीं है, दोनों स्वतंत्र हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार उसमें शामिल हैं। अनुच्छेद 132 से 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट का अपीलीय क्षेत्राधिकार शामिल है, और इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 143 के तहत परामर्श से संबंधित क्षेत्राधिकार का विवरण है। इसको तो कई बार कवर कराया है।
क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 131, 132, 134 को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना, ये 134 को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा है। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 134 को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। संवैधानिक विवाद में सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंध रखता है ये। तो देखिए, अनुच्छेद 132 के अनुसार किसी उच्च न्यायालय की सिविल, दांडिक या फिर अन्य कार्यवाही के लिए दिए गए निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील सुप्रीम कोर्ट में होगी, जबकि अनुच्छेद 133 केवल सिविल विषयों से संबंध रखता है। अनुच्छेद 134A उच्चतम न्यायालय में, देखिए अगर उच्चतम न्यायालय लिखा, सर्वोच्च न्यायालय लिखा, एक ही बात है। उसको आप सुप्रीम कोर्ट भी लिख सकते हो, अगर आदत पड़ गई है तो देवनागरी में भी लिख सकते हो, लेकिन हिंदी में इंग्लिश मत पढ़ा देना। हिंदी में हिंदी का ही प्रयोग करना। और लिखित परीक्षा के लिए बात कर रहा हूँ, मुख्य परीक्षा में, चाहे वो सिविल सेवा की या स्टेट पीसीएस की, तो सुप्रीम कोर्ट भी लिख सकते हो आप, लेकिन देवनागरी में। तो देखिए, उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र का उल्लेख करता है। इस प्रकार संवैधानिक विवाद में अनुच्छेद 134A को अनुच्छेद 132 के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों, या फिर जनपद न्यायालय को, मतलब जिला सत्र न्यायालय को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को? तो अभिलेख न्यायालय हैं, ऐसा नहीं है केवल सुप्रीम कोर्ट ही अभिलेख न्यायालय होता है, हाई कोर्ट भी अभिलेख न्यायालय होता है, सुप्रीम कोर्ट भी होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं होता है। तो उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय है, और अनुच्छेद 215 के तहत जो है हाई कोर्ट अभिलेख न्यायालय है। इसको याद रख लीजिए, ऐसे ही पूछ लेते हैं इस प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। और स्टेट पीसीएस में खासकर अनुच्छेद ज़्यादा पूछते हैं कि किस में क्या है, किस में ये है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना करनी है और उसकी समाप्ति करनी है, ये प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है। आर्टिकल 169, ऑप्शन नंबर बी। तो सब में तो होती नहीं है विधान परिषद, किसी किसी स्टेट में होती है ना, 6-7 में इस समय। तो संविधान के अनुच्छेद 100 उत्तर प्रदेश में है, नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्य के दूसरे सदन अर्थात विधान परिषद की स्थापना या विघटन संसद तब कर सकती है जब संबंधित राज्य मतलब वो राज्य जिसमें है संविधान की, उस राज्य की विधानसभा इस आशय का संकल्प सदन में कुल संख्या के बहुमत एवं उपस्थित कितने हैं और मत कितनों दे दिया, उनके 2/3 बहुमत से पारित करता है। याद रखना इसको। राज्य विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव को संसद साधारण विधेयक की भांति सामान्य बहुमत से पारित कर सकती है। फिर से सुन लीजिए, राज्य विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव को संसद साधारण विधेयक की भांति सामान्य बहुमत से पारित कर सकती है। 169 में प्रावधान। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, दो स्टेटमेंट है यहाँ पर बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है और राज्य में मुख्य सचिव का कार्यकाल नियत होता है। तो स्टेट का चीफ सेक्रेटरी है कौन, गवर्नर नियुक्त करेगा, प्रेसिडेंट। देखिए, गवर्नर ही नियुक्त करता है, राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है, नियत नहीं होता इसका कार्यकाल। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, सरकार जाएगी, ये भी जाएंगे। तो राज्य के मुख्य सचिव की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा, महिला होगी तो की राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। सामान्यतः उसकी नियुक्ति प्रशासनिक पदों के कार्य के अनुभव, प्रशासनिक प्रतिष्ठा एवं वरीयता के आधार पर की जाती है तथा मुख्य सचिव का कार्यकाल निश्चित नहीं होता। जैसे एडवोकेट जनरल निश्चित नहीं है, सेंट्रल में महान्यायवादी निश्चित नहीं है, और उसका सहायक सॉलिसिटर जनरल निश्चित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है? राज्य की आकस्मिक निधि है तो संसद काहे उत्तरदायी होगी भाई? राज्य का विधानमंडल उत्तरदायी होगा ना, और सेंट्रल की होगी संसद। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 267(2) के अंतर्गत यह स्पष्ट है कि राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना कर सकेगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते दिए जाते हैं।
जैसे सुप्रीम कोर्ट के वेतन भत्ते दिए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजों के वेतन भत्ते दिए जाते हैं भारत की आकस्मिक निधि से, भारत की संचित निधि से, समेकित निधि से। और वैसे ये हाई कोर्ट के बारे में पूछा, उच्च न्यायालय के बारे में पूछा तो राज्य की संचित निधि से दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुसार हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। अनुच्छेद 112 के तहत इन्हें जो पेंशन मिलेगी ना, उस चीज़ को याद रखना, वो भारत की संचित निधि से दी जाती है। इसमें बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के वेतन भत्ते और पेंशन तो जा ही रही है भारत की संचित निधि से, लेकिन हाई कोर्ट के जो वेतन भत्ते हैं वो राज्य की संचित निधि से जाएंगे, उच्च न्यायालय के। और इनकी जो पेंशन जाती है ना, वो सेंट्रल देती है, वो सुप्रीम कोर्ट। जैसे सुप्रीम कोर्ट को मिलती है ना भारत की संचित निधि से, ऐसे इनको इनकी जो पेंशन है वो भी भारत की संचित निधि से मिलती है, और वेतन भत्ते मिलते हैं इनको राज्य की संचित निधि से। क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है? क्षेत्रीय परिषदें इनको बोलते हैं इंग्लिश में जोनल काउंसिल। जोनल काउंसिल एक परामर्शदात्री संस्था है, बिल्कुल है। यद्यपि चंडीगढ़ राज्य नहीं है, फिर भी एक जोनल काउंसिल में शामिल किया गया है, एक क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया है चंडीगढ़ को। हाँ, किया गया, करेक्ट है। आपको पता होगा पंजाब और जो हरियाणा की कैपिटल है वो चंडीगढ़ है, 2 स्टेट की कैपिटल एक ही है। अब देखिए, 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई है। बिल्कुल की गई है। यह एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो है नहीं, ये स्टैच्यूटरी बॉडी है ना, ये सांविधिक निकाय है, संवैधानिक नहीं है। डिफरेंस कई बार बताया होगा सांविधिक और संवैधानिक में। तो क्षेत्रीय परिषद एक सांविधिक निकाय है, ना कि संवैधानिक, मतलब स्टैच्यूटरी बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि कानून के प्राधिकार मतलब विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्र किया जा सकता है? 265 में, 266 में, 300 में या फिर 368 में? बताइए क्या है इसका आंसर। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 265। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 265 265 में कहा गया है कि कोई कर विधि के प्राधिकार के बिना, कानून के प्राधिकार के बिना ना तो लगाया जा सकता है और ना ही किया जा सकता है एकत्रित। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सरकारिया आयोग का अध्यक्ष था? कौन था सरकारिया आयोग का अध्यक्ष? वी शंकर, के हनुमंथैया, या फिर डॉक्टर SR सेन, या फिर OB अलगेसन? सरकारिया आयोग का अध्यक्ष। सरकारिया आयोग की स्थापना क्यों की गई थी? केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है सरकारिया आयोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने तथा उनको सुदृढ़ करने हेतु सुझाव के लिए न्यायमूर्ति SR सरकारिया की अध्यक्षता में 1983 में एक आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष थे, पूछा क्या अध्यक्ष पूछा, सदस्य पूछा, अच्छा, जिसके सदस्य थे कौन कौन? वी शिवरामन और SR सेन, इसके 2 सदस्य थे। तो शिवरामन का तो नाम है नहीं इसमें, इसका आंसर हो जाएगा SR सेन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व भारतीय संविधान के भाग चौथे के ए में वर्णित नहीं है? चौथे के ए में क्या है? DPSP। क्या है? DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, इनको हिंदी में बोलते हैं राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत। नहीं है लिखा है इसमें, नहीं है। कौन सा एक नहीं है? तो राष्ट्रीय ध्वज का आदर करेंगे, बिल्कुल ये तो है। भारत के सभी लोगों के भाईचारे का भाव विकसित करना ये भी है। अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना, ऐसा कुछ नहीं है, आदर करना नहीं है। हमारी सामरिक संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना है। तो देखिए, भारतीय संविधान के भाग चौथे के का में मौलिक कर्तव्यों की बात हो रही है। सॉरी, मैंने DPSP बोल दिया क्या? अच्छा, चौथे का ए है ना, भाग 4 में है ना वो DPSP। तो भाग 4 में DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत। चौथे का 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 मौलिक कर्तव्यों की बात हो रही है। तो मौलिक कर्तव्य इसमें कौन सा नहीं है? मौलिक कर्तव्य राज्य का आदर करना तो है, राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना तो है, और भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना भी है। अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना नहीं है।
और हमारी समग्र संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना भी है। तो ये हैं चौथे के का से लेकर के तक हैं, ये के तक मतलब ए से लेकर के तक है, मतलब 11 हैं, 11 हैं ये। तो भारतीय संविधान के भाग चौथे के का में 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। इसमें अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना जो है ये शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन भारत में मौलिक कर्तव्य नहीं है, सॉरी, इनमें से कौन सा भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है इनमें से? ऊपर भी तो मौलिक कर्तव्य की बात हो रही थी ना, 40 चौथे का ये मौलिक कर्तव्य है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज़, इसमें भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात हो रही है 15वें प्रश्न में। तो देखिए, न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, ये तो डीपीएसपी है, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है। और हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, यह है अनुच्छेद 21 का ए, यह है मौलिक अधिकार। छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना, अनुच्छेद 17 यानी अस्पृश्यता का अंत किया जाता है, यह भी मौलिक अधिकार है। तो ये राज्य का नीति निषेधक तत्व है, ये मौलिक अधिकार है, ये वाला ये भी मौलिक अधिकार है। तो बचा ये मौलिक कर्तव्य, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। तो हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना एवं महत्व प्रदान करना मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत शामिल है। मौलिक कर्तव्य कौन सा हो गया इसमें? ऑप्शन नंबर बी हो गया। कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। पहले कितने थे? 10 थे, अब कितने हैं? 11 हैं। तो ये 15 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा। भूल चूक से कुछ मिस्टेक बोला हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। धन्यवाद। वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, थोड़ी बहुत बोलने में गलती हो जाती है।